गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। हमारे साथ आशीष बहेती और प्रशांत सावंत पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही रचना वैद्य और सोनी पटनायक भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। 2025 के मार्केट आउटलुक पर एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी से होगी एक खास चर्चा, और मार्केट टेक्निकल्स पर जेएम फाइनेंशियल्स के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़ेंगे हमारे साथ। एक नज़र लेकिन मार्केट पर डालते हैं इस समय, और मार्केट में वापस अब डे लो। जी हाँ, निफ्टी अब आया डे लो पर 24,264 का फ्रेश इंट्राडे लो निफ्टी पर इस समय। और एक काम करते हैं, एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि ये जो गिरावट आई है पिछले कुछ मिनटों में सडनली आई है एकदम से। और इसमें देखते हैं कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे ऊपर एचडीएफसी बैंक, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, फिर लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो बैंक निफ्टी कुल मिलाकर अब 327 पॉइंट नीचे। और एक तो इंटरडे चार्ट्स देख लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के। दिक्कत सारी की सारी ये कि जब भी एफआई की बड़ी सेलिंग आ रही है, ये दो स्टॉक्स पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग्स एफआईएस की यहीं पर है, इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन्हीं स्टॉक्स पर आता है, और ये एक इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर डालता हुआ। खैर, इसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी भी स्टॉक्स हैं जहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर है आज। टाटा मोटर्स करीब 2% नीचे, लार्सन एंड ट्यूब्रो यहाँ पर भी गिरावट है। फार्मा बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन फार्मा में अच्छे मूव्स हैं, डॉक्टर रेड्डीज, औरोबिंदो, एल्केम लैब्स। हालांकि फार्मा भी थोड़ा सा डे हाई से हल्का सा फीका पड़ा, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छे मूव्स। ध्यान रखिएगा 3 लिस्टिंग्स होनी है, एक बार उनको लेकर आइए। अब जरा लिस्टिंग्स हो चुकी हैं तीनों के तीनों, और तीनों के तीनों लिस्टिंग्स काफ़ी अच्छी होनी थी। ये थर्ड वाली लिस्टिंग वाले तो बहुत ज़्यादा एनिमेटेड लग रहे हैं। विशाल वाले लोग हैं ये, काफ़ी ज़्यादा एनिमेटेड थे। लिस्टिंग भी वैसी हुई है, वैसे तो बनता है एनिमेट होना। 41% के करीब के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। वन मोबीक्विक, यहाँ पर भी अच्छी लिस्टिंग है, 64% का प्रीमियम चल रहा है। और साई लाइफ साइंसेस, यहाँ पर भी प्रीमियम अच्छा चल रहा है। और वीरू के पास चलते हैं अब। वीरू, काफ़ी वॉलेटिलिटी है मार्केट में। बिल्कुल वॉलेटिलिटी है, और डे लो पर हम ट्रेड करते हुए बैंक निफ्टी डे लो पर, एचडीएफसी बैंक डे लो पर। अब एक काम करते हैं, कॉल्स लेना शुरू करते हैं यहाँ पर। रचना जी से शुरुआत करते हैं, फिर चलेंगे सोनी जी के पास। रचना जी, गुड मॉर्निंग। आपके ट्रेड्स तो इस वक्त क्या रहेंगे? जी गुड मॉर्निंग। इस वक्त की जो मेरी 2 ट्रेड्स रहेंगी, उसमें एक हेवल्स रहेगा जिसको हम शॉर्ट करेंगे, और दूसरा हीरो मोटोकॉर्प रहेगा जिसको हम शॉर्ट करेंगे। पहले हीरो मोटोकॉर्प की बात करते हैं। 4387 पे है ये। यहाँ पे अगर 4430 का एसएल होल्ड करेगा तो डाउन साइड पे यहाँ पे 4300 तक के टारगेट्स हो सकते हैं, यानी 86 रुपीज जितना फॉल फर्दर आ सकता है। और जहां तक हेवल्स की बात है, हेवल्स में अगर 1730 होल्ड करेगा अपसाइड पे, तो डाउन साइड पे 1710 और 1700 के नंबर्स दिख सकते हैं। ये सारे नंबर्स फ्यूचर्स के हैं। तो ये समय रचना जी की ट्रेड। सोनी जी, गुड मॉर्निंग। सोनी जी, आपकी ट्रेड्स। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा पहला यहाँ पे सेल रहेगा वरुण बेवरेजेस में। वरुण बेवरेज पे हम देख सकते हैं आज फ्रेश शॉर्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे फ्यूचर्स पे, और फ्यूचर्स पे सेल करने की करंट लेवल पे सलाह रहेगी 645 स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट है 615, दूसरा टारगेट है 600। इनफैक्ट टेक्निकल चार्ट्स पे भी हम देख सकते हैं कि 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अभी ब्रेक कर रहा है, और यहाँ पे पुट में काफी अग्रेसिवली ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होते हुए नजर आ रहे हैं। सो हमें लगता है कि एक सेल टुवर्ड्स 615 600 लेवल्स यहाँ पे नजर आ सकता है। दूसरा रहेगा बाई यहाँ पे है ट्रेंड पे। सो ट्रेंड पे हम देख सकते हैं कि हायर स्ट्राइक्स के कॉल में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड होते हुए नजर आ रहा है, और आज थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे पोजीशंस बिल्ड हो रहे हैं। इनफैक्ट अपने 2050 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इंट्राडे चार्ट्स पे क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है चार्ट्स पे। ट्रेंड यहाँ पे बाई करने की सलाह रहेगी फ्यूचर्स पे। स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर्स पे 6850, टारगेट है 7200 7250 का। ओके, 2 ट्रेड्स। ट्रेंड 7001 पे आके ट्रेड करता हुआ, और मूव अच्छे हैं। निफ्टी बैंक अब करीब जो 52,500 क्लस्टर था उसके नीचे आके ट्रेड करता हुआ। 52,500 की अहमियत क्या है वो आप जानती हैं, मैं कुछ देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था। करीब 1670 का आउटस्टैंडिंग वाई, जरा प्लीज़ उस पुट का प्रीमियम और आउटस्टैंडिंग वाई लिखे आइएगा। क्या हो रहा है वहाँ पे? क्या फाइनली एग्जिट मिल रहा है? क्या एग्जिट कोलैप्स तो हो रहा है? 40 पॉइंट का डिफरेंशियल हो गया, मतलब हार्डली 50 पॉइंट्स का डिफरेंशियल देखता है वो पुट राइटर उस लेवल से। और लास्ट टाइम करीब 18,20,000 का आउटस्टैंडिंग वाई था वहाँ पे। एक बार लेके आइएगा पुट वो क्या कर रही है, फिर उसके बाद बाकी 2 ट्रेड्स लेंगे। इट्स आई थिंक 486.4, अब करीब 18,47,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ है।
अब हेजिंग हो रही है जनाब यहाँ पे, ठीक है ना। तो स्टैट्स बैंक निफ्टी के अच्छे नहीं हैं। आशीष बहती जी, आपके 2 ट्रेड्स। जी वीरेंद्र जी, श्रीराम फाइनेंस पे सेल कॉल रहेगा। कल के 5% के गिरावट के बाद आज वापस इसमें स्ट्रॉन्ग वीकनेस देखने मिल रही है। इंट्राडे में थोड़ी सी रिकवरी आई थी, लेकिन वो भी पूरी फेल होते हुए देखने मिल रही है। और हमें लग रहा है कि यहाँ से अब ये फ्रेश शॉर्टिंग इसमें और चालू हो सकती है। तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह है, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3030 3030 का एक एसएल मेंटेन करे। 2930 के पहले टारगेट के लिए और 2870 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की जा सकती है। दूसरा जो शॉर्ट हमें दिख रहा है वो ओएनजीसी, फ्रेश ब्रेकडाउन इसमें भी देखने मिला है। और स्टॉक अब अपने नवंबर मिड के जो लोज है उसको भी अब चैलेंज कर रहा है, और वहां भी गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो 247 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह। हार्डली ₹2 का स्टॉप लॉस है, लेकिन नीचे में जो टारगेट है वो 240 तक के इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके प्रशांत, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। तो यहाँ पे वीरू जी, फर्स्ट ट्रेड मेरी होगी बिकवाली की एचडीएफसी एएमसी में। ये करीबन 4380 4380 स्पॉट ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 4430 4430, यानी 1% की रिस्क होगी। टारगेट होगा 4250 4250 का। और नेक्स्ट मेरा एक लॉन्ग कॉल है क्रॉम्पटन पे। ये एक अच्छे सपोर्ट से बाउंस हो रहा है 390 से, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 384 384, और टारगेट होगा 410 से लेके 415 415 का। ओके, मीनवाइल एक बार तीनों लिस्टिंग वापस देखते हैं। और यहाँ पर मोबीक्विक में तो खैर बहुत शानदार गेंस हैं। अब 82% के गेंस वन मोबीक्विक में आपको दिखाई देंगे। 500 रुपये के पार ये स्टॉक निकलता हुआ। विशाल भी अब डे हाई पर वापस है, करीब करीब 40-41% का प्रीमियम। और उसके अलावा साई लाइफ साइंसेज यहाँ पर भी आपको 23% के करीब आपको अच्छे गेंस देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर लिस्टिंग्स अच्छी रही हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी जुड़े हैं, जिनके पास फंड मैनेजमेंट में 2 दशक का अनुभव है। एएसके से पहले वैभव एवेंडस, एम्बिट और डीएसपी मैरिल लिंच के साथ भी काम कर चुके हैं। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में काफ़ी अच्छी पकड़ है इनकी। आइए समझते हैं कि इस समय मार्केट में करना क्या है इन्हें। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। आपका एक इंडेक्स प्लस फंड जो है एएसके इंडेक्स प्लस फंड, पहले तो थोड़ा इसके बारे में बताएं कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी यहाँ पर इस समय, और क्या लॉन्ग शॉर्ट रेशो रखेंगे, किस तरीके के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे इस मार्केट में, करंट मार्केट सिनेरियो में। जी अनुज, ये इंडेक्स प्लस स्ट्रैटेजी जो हम नई स्ट्रैटेजी लेके आए हैं वो बेसिकली लार्ज कैप रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग शॉर्ट जैसे आपको मालूम है कि एक टूल है जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बनाने की एक एबिलिटी रखता है। हमारा कोर कॉम्पिटेंस स्पेशली रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में है, और उसी के कारण वो हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टी फैक्टर अप्रोच चूज कर रहे हैं फ्रॉम द लॉन्ग ओनली साइड, और उसको टॉप अप कर रहे हैं हम लॉन्ग शॉर्ट से, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम से। सो क्या होता है कि बेसिकली जनरली जब ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स होती हैं, जो क्वांट बेस्ड सिस्टम्स होती हैं, वो जब भी मार्केट ऊपर जाता है फ्रॉम अ क्वांट परस्पेक्टिव वो हायर एक्सपोजर लेता है, और जब भी मार्केट नीचे जाता है तो वो शॉर्ट एक्सपोजर लेता है ऑन दैट ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। जब हम कंबाइन करते हैं लॉन्ग ओनली मल्टी फैक्टर मॉडल के साथ क्वांट सिस्टम्स को, तो एक सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें इस स्ट्रैटेजी से दिख सकते हैं। और स्पेशली जब मार्केट्स में एक बात है कि वैल्यूएशन हाई है, अर्निंग्स डिक्रीज हो रही है, और एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में एक करेक्शन का दौर भी आ सकता है, तो इसकी एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बहुत ही अच्छी तरह से इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका दे सकती है। अब इस समय आपका मार्केट में क्या व्यू है? क्या इस समय जो एफआईआईज की इतनी एग्रेसिव सेलिंग चल रही है, ये मौके दे रही है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ एक हिंट दे रही है कि मार्केट में शायद एक बड़ी करेक्शन की पॉसिबिलिटी है? सी अनुज, आई थिंक लास्ट 10 दिन की बात नहीं करें जहां से थोड़ी पॉजिटिव फ्लो आई थी एफपीआई की, बट अगर हम अक्टूबर और नवंबर देखते हैं तो शुरुआत के दौर में हम देखें कि इंडिया से काफ़ी फ्लो चाइना की तरफ गया था इन अक्टूबर, और नवंबर में जब यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए तभी हम देखें कि ग्लोबल इकोनॉमी से यूएस की तरफ फ्लो गया था, और इस दोनों के कारण हम एफपीआई फ्लोज नेगेटिव देख रहे थे। लास्टली के क्वार्टरली नंबर्स अगर हम देखें तो काफ़ी वीक थे, और
जब अभी नेक्स्ट 5 या 10 दिन में जब क्वार्टरली प्रीव्यूज चालू होंगे तो आई थिंक वो रीआइटरेट करेंगे कि इतनी जोर से रिकवरी नहीं हो पा रही है फ्रॉम क्वार्टरली नंबर्स पर्सपेक्टिव। और लास्टली के यूनियन बजट भी हम देखेंगे। सो तो मायने ये है कि शॉर्टर टर्म में वॉलेटिलिटी कंटिन्यूड रहेगी और एफपीआई फ्लो इन एब्सेंस ऑफ एनी इवेंट आई थिंक यूएस की तरफ ग्रेविटेट आई थिंक कंटिन्यूड रहेगी एटलीस्ट फॉर सम टाइम। सो हमें लगता है कि अगर एफपीआई फ्लो को पॉजिटिवली अगर अनुमान करना है तो प्रॉबेबली मार्च के बाद हम देख सकते हैं जब ग्लोबली काफ़ी इवेंट्स भी स्टेबलाइज हो जाएंगी और ट्रम्प्स की पॉलिसी भी वेरी क्लियर काइंड ऑफ आ जाएगी। तो इसी के कारण हम देखते हैं कि एटलीस्ट इन द शॉर्टर टर्म हम सबड्यूट देख सकते हैं फ्लोस को। ओके वैभव जी, यहाँ से क्योंकि अब आपने अपनी इस पूरे डिस्कशन में और अपने आउटलुक में अगली क्वार्टरली अर्निंग्स को भी मैप कर दिया, ये बताइए यहाँ से डाउनसाइड रेस्ट्रिक्टेड किस चीज़ में नज़र आ रहा है कंसिडरिंग अर्निंग्स, और ज़्यादा पॉजिटिव सरप्राइजेस आपको कहाँ मिलने के पोटेंशियल्स नज़र आ रहे हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस फार्मा या फिर आईटी, इन दोनों स्पेस पे डिफेंसिव पर आपकी राय, क्योंकि मैं अभी इसमें एफएमसीजी को इंक्लूड नहीं करना चाहूँगा क्योंकि जो गोदरेज कंज्यूमर ने कहा उसके बाद Q3 को लेकर संशय और दुविधाएं और बढ़ गई हैं। सो इंस्टेड ऑफ एफएमसीजी, आईटी और फार्मा, इन दोनों पे आपका टेक क्या है? नहीं, एब्सोल्युटली सही बात कही वीरेंद्र आपने कि अगर हम क्वार्टरली अर्निंग्स पर्सपेक्टिव देखते हैं और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव भी देखते हैं तो ये एक वेरी क्लियर साइन है कि आईटी एज अ बिजनेस थोड़ा बॉटम आउट होना काफ़ी इंडिकेशंस आ रहे हैं। अगर हम कमेंट्री की बात करते हैं काफ़ी कंपनीज की तो वो जो डिस्क्रेशनरी स्पेंड की बात कर रहे थे तो वो हमें लगता है कि थोड़ी विजिबिलिटी उसमें आ रही है, ग्रीन शूट्स उसमें आ रहे हैं एटलीस्ट। लास्टली के फ्रॉम एन आईटी पर्सपेक्टिव अगर ट्रम्प जाके कॉर्पोरेट टैक्स घटाते हैं इन यूएस तो एक हायर अमाउंट ऑफ मनी वुड बी देयर टू एलोकेट टू आईटी स्पेंडिंग, तो एफिशिएंसीज क्रिएट्स करने के लिए। तो हमें लगता है कि आई थिंक ओवरऑल डायरेक्शनल बेसिस आईटी स्पेंडिंग रिकवरी होनी चाहिए और हमें लगता है कि वो बॉटम आउट हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ द अर्निंग्स। ऑफ कोर्स वो ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल रिकवरी होगी उसमें। सेकेंड, फार्मा, आई थिंक फार्मा भी पॉजिटिव लग रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से अगर हम यूएस प्राइसिंग देखें वो स्टेबल है, इंडिया में अगर डोमेस्टिक फार्मा मार्केट देखते हैं वो भी काफ़ी स्टेबल दिख रहा है। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस जस्ट के जिसमें नेगेटिव सरप्राइज नहीं आ सकते हैं वो एक्चुअली मार्केट आकलन करेगा वो पॉजिटिव है। तो उस हिसाब से फार्मा भी हमें ठीक लगता है। और लास्टली एफएमसीजी जिस हिसाब से बात की आपने, आई थिंक ये क्वार्टर या 2 क्वार्टर अगर हम देखें तो उसमें भी बॉटम आउट होने के संकेत हैं इन टर्म्स ऑफ द अर्निंग्स। यस, चैनल चेक्स अभी नहीं दिखा रहे हैं लेकिन जिस हिसाब से थोड़ी एक्सपेंडिचर ऑन द वेलफेयर साइड हो रही है फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट्स, हमें लगता है कि वो रिवाइवल होना आई थिंक इट मे बी विजिबल इन कपल ऑफ क्वार्टर्स। सो इन एक्सट्रीम डिक्लाइंस एफएमसीजी या स्टेपल्स भी देख सकते हैं। अच्छा वैभव जी, इस कार्यक्रम में जितने भी विशेषज्ञ आए और जिनकी होल्डिंग्स थी सभी एक्सचेंजेस में कल तक की अगर आप देखें बातचीत में वो काफ़ी एक बात को लेकर डिसअपॉइंटेड थे कि हमने अपना एग्जिट बहुत जल्दी कर दिया। 2-3 बातें तो इसको लेके कल ही हुई कि बीएससी हमने थोड़ा पहले एग्जिट कर दिया, एमसीएक्स हमने थोड़ा पहले एग्जिट कर दिया, एंड सेम इज़ द केस विद सीडीएसएल। आपका टेक इन एक्सचेंजेस में, डिपॉजिटरीज में और साथ ही साथ सभी हाउस कंपनियों में क्या है? मतलब अभी क्या अपनी होल्डिंग्स को यहाँ बरकरार रखें? आपका सेंस क्या कहता है इतने वाइल्ड स्विंग के बाद? आई थिंक वीरेंद्र हमें एक क्लैरिटी रखनी चाहिए कि जो ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेशन है, जो अगर हम 2 या 3 साल के पहले देखते हैं जितने अमाउंट ऑफ डीमैट अकाउंट्स है और अभी कितने डीमैट अकाउंट्स है, आई थिंक वो क्लियर है कि ब्रॉडर पार्टिसिपेशन यहाँ रहना कंटिन्यूअस रहेगा। सो इन प्रेजेंस ऑफ दैट जो ये सभी बिजनेस मॉडल हम देखते हैं वो अर्लियर वेर कंसिडर एक्सट्रीमली सिक्लिकल, बट आफ्टर के पूरा
ऑन एन ओवरऑल बेसिस मार्केट पाई इंक्रीज हुआ है। हमें लगता है कि वो जो एलिवेटेड अर्निंग्स है या वॉल्यूम्स है, जहां से इनकी अर्निंग्स काइंड ऑफ कोरिलेटेड है, तो हमें लगता है वो आई थिंक बरकरार रहेगी। और एन एवरी डिक्लाइन, ये सेगमेंट ऐसा है जो हमें देखना चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें रेगुलेटरी ओवरबेयरिंग रहेगी, एंड इन एब्सेंस ऑफ एनी रेगुलेटरी ओवरबेयरिंग आई थिंक ये सेक्टर्स कंटिन्यू करेंगी परफॉर्म होना। सो ऑन ओवरऑल बेसिस फाइनेंशियल सर्विसेज across I think is something which we are very bullish on. ओके अच्छा, आपने इन पासिंग एफएमसीजी की बात की, थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। एफएमसीजी और ऑटो दोनों डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, पिछले क्वार्टर में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स यहीं पर थे, और अभी भी गोदरेज कंज्यूमर ने आके बोल दिया कि नहीं, अभी भी चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं। आज सुबह एशियन पेंट्स पर भी एक नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, वाहन का डेटा भी कंड्यूसिव नहीं है। तो क्या ये मान के चलें कि ये क्वार्टर भी वॉश आउट ही होगा भले ही, और स्टॉक प्राइसेस में क्या इन लेवल से और एक बार के लिए पेन पॉसिबल है अगर रिकवरी आती भी अगले साल? तो नहीं अनुज, आई थिंक अगर एक क्वार्टर की बात करते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये क्वार्टर वीक रहेगी। बट वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम, इस आकलन से बात कर रहा था कि अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखते हैं तो लास्ट 8 या 9 साल से हम एक लेजर फोकस ऑन सप्लाई साइड देखे हुए हैं, जहां केपेक्स की बढ़ोतरी हुई है, जहां एनकरेज किया गया है कॉर्पोरेट्स को निवेश करने के लिए। Yes, of course, that was extremely necessary क्योंकि उससे employment opportunities create होती है। But on the other side, I think what we are seeing in the last 3 months or probably as a policy कि from a state government perspective हम welfare के साइड थोड़ा expenditure move होते देख रहे हैं। I think that is also much needed because ये एक ऐसा तबका या सेगमेंट है जो जिसको जरूरत है, और जो प्रॉबेबली जिसके हाथ में पैसा आता है वो आई थिंक विल गो एंड बाई और इंक्रीज दोज काइंड ऑफ कंजम्पशन लेवल्स। लास्टली ये कंजम्पशन में हमने देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर अनऑर्गेनाइज कंपटीशन भी इंक्रीज हो रही है, तो उसके कारण भी उनके वॉल्यूम ग्रोथ में थोड़ा असर पड़ा हुआ है। बट गोइंग फॉरवर्ड, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बॉटमिंग आउट ऑफ कंजम्पशन ऑन एन ओवरऑल बेसिस, यस 1 या 2 क्वार्टर वीक रह सकते हैं, बट वो वीकनेस में अगर हम लॉन्ग टर्म निवेश की बात कर सकते हैं तो वो देख सकते हैं एज ए सेगमेंट। कुल अच्छा, डिफेंस और रेलवेज, यहाँ पर बड़ी रैली रिज्यूम हुई है महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद। क्या ये स्पेस आपके पोर्टफोलियो में है या आप ऐड करेंगे यहाँ पर? सी डिफेंस, और हम वेरी क्लियर है फ्रॉम आवर व्यू पर्सपेक्टिव कि जब हम ओवरऑल पीएसयू बास्केट को देखते हैं इंक्लूडिंग डिफेंस, हम देखते हैं कि जो भी पीएसयूज ड्रिवन बाय रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल स्टोरीज, वो सेगमेंट बेहतर करेंगे वर्सेस पीएसयू सिक्लिकल्स। सो डिफेंस उस रिफॉर्म ओरिएंटेड सेगमेंट में बैठता है, और ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमें लगता है ये ऐसा सेगमेंट है जो परफॉर्म करते रहेगा। जिस हिसाब से ऑर्डर इनफ्लो हो रहे हैं, जिस हिसाब मेक इन इंडिया प्रोग्रेस हो रही है, हमें लगता है कि ये सेगमेंट ऑफ कोर्स इन बिटवीन वॉलेटिलिटी रह सकती है, बट ऑन एन ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस इसमें कंटिन्यूड अपॉर्चुनिटीज है, जो एज अ पोर्टफोलियो हम प्रॉबेबली देख सकते हैं रखने के लिए एज अ थीमेटिक प्ले। मीनवाइल एक फ्रेश ब्रेकडाउन आ रहा है अब बैंक निफ्टी में। अब 20 डे के कंफर्टेबली नीचे 52,400, मतलब अब हम सपोर्ट 2 को भी स्ट्राइक करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी पर, जो करीब 52,200 52,300 के आसपास है। तो बड़ी डिक्लाइन यहाँ पर। वैभव जी, जो एक एफआई की सेलिंग का सबसे बड़ा जो ब्रंट होता है वो नॉर्मली लार्ज प्राइवेट बैंकों में आता है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव कुछ आउट परफॉर्मेंस रही है पिछले 2-3 महीने में। इधर कैसी पोजीशनिंग रहेगी अब आपकी? Of course, I think as rate in the MSCI index काफी बड़ा है, तो जब भी बिकवाली आती है फ्रॉम एन एफपीआई परस्पेक्टिव तो ये सेगमेंट में सबसे ज्यादा प्रेशर आता है, और उसमें भी देयर हैज बीन 1 or 2 आउटलायर्स, क्योंकि उसमें थोड़ा एमएससीआई रीबैलेंसिंग की भी स्टोरी थी, और एन एक्सपेक्टेशन के यहाँ से थोड़ी रिकवरी पॉसिबिलिटी है फ्रॉम एन अर्निंग स्टैंड पॉइंट। द ओनली थिंग विच आई विल से हियर इज के अगर हम इंडिविजुअल सेगमेंट्स देखते हैं विद इन बैंकिंग, तो जो पर्सनल लोन सेगमेंट है, क्रेडिट कार्ड सेगमेंट है,
और एमएफआई है, वहाँ हम लास्ट क्वार्टर में हमने थोड़ी पेन देखी है फ्रॉम एन एसेट क्वालिटी परस्पेक्टिव। हमें लगता है ये क्वार्टर में भी बरकरार रहेगी और इट विल टेक कपल ऑफ क्वार्टर्स फॉर दैट टू काइंड ऑफ बॉटम आउट एज वेल। सो दैट इज वाई इफ यू सी फ्रॉम एन इंडिविजुअल सेगमेंट, और ये स्पेसिफिक सेगमेंट में उनके स्टॉक्स काफी वीक रहे हैं ओवर द लास्ट क्वार्टर। ये ट्रेंड इमीडिएटली तो रिवर्स नहीं होगा, वी विल वेट फॉर दैट, बट ऑन ओवरऑल बेसिस द लार्जर कॉल इज कि एफपीआई सेलिंग कंटिन्यू रहती है या नहीं है। अगर नहीं रहती है तो इसमें रिकवरी की संभावना है, अदरवाइज आई थिंक वो थोड़ा लैंग्वेज करेगा इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म। प्रभु जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। और आपको ऑल द बेस्ट इस फंड के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मार्केट के टेक्निकल सेटअप पर बात करते हैं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं। राहुल जी गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट देखकर इतनी वॉलेटिलिटी, और पिछले 3 दिन में हम 4 बार 24,200 से 24,800 के बीच में घूम चुके हैं, क्या व्यू रहेगा? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए टिपिकल चॉपी मूव है मार्केट के अंदर, खास करके लैक ऑफ ट्रिगर्स है और ओवरऑल हमने जो एक बड़ा पुल बैक देखा था उसके बाद में कूलिंग ऑफ यहाँ पर आना एक्सपेक्टेड था। 2 वीक पहले भी आपके शो पे जब हमने बात की तो यही था कि जो मार्केट का जो अपसाइड है एक तरह से लिमिटेड है एटलीस्ट दिसंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन चेन हम देखें तो 24,000 के स्ट्राइक पर दोनों जो एक्सपायरीज बची है दिसंबर में, एक वीकली वाली और एक मंथली वाली, दोनों में बहुत बड़ा बिल्टअप है पुट राइटर्स का, और कहीं ना कहीं ये लेवल जो है मार्केट को सपोर्ट देने का काम करेगा। तो 24,200 के आसपास एक माइनर सपोर्ट है, मेरे हिसाब से आज या कल में वायलेट हो सकता है। तो 24,000 तक की डाउनसाइड लगता है निफ्टी में अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और ओवरऑल 24,000 टच होने के बाद हमें लगता है कि वापस बाउंस बैक आएगा और एक तरह से मंथ एंड पे शायद निफ्टी घूम फिर कर शायद 24,500 के आसपास ही मंथली एक्सपायरी दे। तो एज ऑफ नाउ व्यू यही है कि मार्केट के अंदर एक तरह से चॉपी डायरेक्शनलेस मूव, कोई बड़ी तरीके से बड़ा मूव यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। और इसमें से आई थिंक निफ्टी जब सपोर्ट के पास आता है तो 2-3 सेक्टर है जहां पर हमें लगता है कि आप जनवरी के हिसाब से आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं लॉन्ग करने के लिए। तो उसमें से बैंक्स सबसे बेहतरीन प्लेस्ड है। तो अगर 24,000 के आसपास निफ्टी आता है तो आप बैंक्स के अंदर तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। ओवरऑल बैंक निफ्टी और जो फिन निफ्टी जो स्पेस है, बीएफएसआई जो स्पेस है, ये काफी मजबूत खड़ा हुआ और हमें लगता है कि अच्छे रिस्क रिवॉर्ड बनेंगे यहाँ पर। दूसरा एक सेक्टर जो कि हाइडिंग ग्राउंड की तरह है, जहां पर करेक्शन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है, वो है आईटी स्पेस। सो आईटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो करेक्शन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। इनफैक्ट काफी सारे स्टॉक्स ने इस पूरे 2-2.5 महीने के दौर में नए हाइज लगाए हैं मंदी के दौर में, और हमें लगता है कि आईटी के अंदर जो एक तरह से स्लो ग्रेजुअल मूव यहाँ पर और कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। तो ये 2 एरियाज है, बैंक्स और एनबीएफसी और आईटी, जहां पर आप खरीदारी के मौके ढूंढ के चल सकते हैं। और ओवरऑल हमें लगता है कि दिसंबर महीना जो है ब्रॉडली यहाँ पर साइडवेज रहना चाहिए, चॉपी रहना चाहिए। वोलेटिलिटी जरूर रहेगी लेकिन 24,000 का बेस नीचे में और 24,800 की रेंज जो है ऊपर में एक तरह से स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगी। ओके राहुल जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये एक स्पेस फार्मा जिसने आज एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट किया, हालांकि ये स्टोरी आज की है सिर्फ, बट चार्टिकली निफ्टी फार्मा की जो प्लेसमेंट है मेरे ख्याल से 100 डिमा के आसपास काफ़ी टाइम स्पेंड करता हुआ। वो जो शब्द जिस महीने का जिक्र आपने किया जनवरी, जिसके प्रोस्पेक्टिव से आपने बैंक निफ्टी को भी कोरिलेट किया, क्या निफ्टी फार्मा की प्लेसमेंट भी कुछ ऐसी नज़र आ रही है आपको, और आपके प्रिफर्ड फार्मा लॉन्ग्स कौन कौन से होंगे? जी हाँ, फार्मा सेक्टर में जो रिलेटिव बेसिस में जो परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ दिनों में, इनफैक्ट आज के दिन अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। बट मेरा ये मानना है कि एज ऑफ नाउ ये एक बाउंस रिलीफ रैली या एक बाउंस बैक की तरह का है। इंडेक्स लेवल पे अगर मैं बात करूं तो 22,500 का लेवल अगर निकलता है निफ्टी फार्मा इंडेक्स में तो एक डिसाइसिव मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जहां पर हमें 23,500 तक यानी कि 1,000 पॉइंट की रैली निफ्टी फार्मा में आपको महीने भर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल क्रॉस हो जाए उसके बाद आप लीजिए। ओवरऑल सारे फार्मा स्टॉक्स काफी अच्छे पोजीशन है रिलेटिव बेसिस पर। यहाँ पर आई थिंक एक बार इंडेक्स के अंदर आपको कंफर्मेशन मिल जाए
तो जो हेवी वेट्स है जैसे सन फार्मा, औरो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, डीवी स्लैब्स, इन पर आप एक मिनी बास्केट बना करके चल सकते हैं, जहां पर हमें लगता है कि ओवरऑल पार्टिसिपेशन अच्छा रहेगा। तो एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच कीजिए। एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि आज पहला दिन है मूव का जहां पर फार्मा इंडेक्स जो है आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। इसे सस्टेन होने दीजिए 22,500 के ऊपर जो हमारे हिसाब से जो टेक्निकल कंफर्मेशन है वो आएगा, उसके बाद एक तरह से प्रोबेबिलिटी जो है बड़े मूव आने की यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, फार्मा में अच्छे मूव्स हैं, खैर क्लियरली विजिबल है। एक स्पेस जहां बहुत शानदार मूव्स हैं वो है रियल एस्टेट, खासतौर से मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट। यहाँ पर आपकी कोई पिक्स होंगी क्या? आप काफ़ी स्टॉक्स हैं यहाँ पर जो F&O में भी हैं, लोधा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, ओबेरॉय है। जी हाँ, रियलिटी इंडेक्स ने भी एक तरह से ग्रेविटी को यहाँ पर बक किया है और एक तरह से काफी अच्छा मूव रहा है। इसमें से गोदरेज प्रॉपर्टीज का सेटअप खास करके हमें पसंद आता है। पिछले 4 सेशन से लगातार हायर हाई हायर लो लग रहे हैं और ब्रॉडर मार्केट का वोलेटिलिटी का यहाँ पर असर नहीं है। तो मेरे हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टीज में आप तकरीबन 3200 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इसे यहाँ इन लेवल्स पर बाय कीजिए। 2900 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए, तो ये इसके नीचे आप क्लोजिंग स्टॉप लॉस बनाकर चल सकते हैं। और ओवरऑल आई थिंक रियल एस्टेट पैक में गोदरेज प्रॉपर्टीज खास करके यहाँ पर आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट स्पेस पे टेक यहाँ पर राहुल जी का। अच्छा राहुल जी, एक स्पेस और, मतलब स्पेस क्या मतलब जिन कंपनियों का आई थिंक डेरिवेटिव्स में इंक्लूजन हुआ, जिसमें एक्सचेंजेस थे और जिसमें बहुत सारी, अगर आप देखें मिड कैप कंपनियां थी, स्पेशली वो बास्केट जो कि न्यू डेरिवेटिव एंट्रेंट्स हैं, उनमें से आपको अभी भी तेज़ी के लिए पॉइज्ड क्या क्या नज़र आ रहे हैं, चाहे वो रेस्ट ऑफ दिसंबर हो या फिर जनवरी हो? देखिए, जो बड़ा मूव इन स्टॉक्स में आना था पिछले 2 वीक में, इनफैक्ट काफी बड़े ओआई बिल्टअप यहाँ पर नए जो एंट्रेंट्स है खास करके F&O में उनमें देखने को मिले। उनमें से लाइक एंजल वन में हमने एग्रेसिवली रिकमेंडेशन दिया था, स्टॉक ने भी काफी बढ़िया मूव दिखाया। तो मेरे हिसाब से जो एक लेग ऑफ रैली इन स्टॉक्स के अंदर आ चुकी है। अब निफ्टी जैसे आई थिंक घूमेगा डिसाइसिवली, एक तरह से नीचे के टारगेट्स निफ्टी के अंदर अचीव होंगे और वहां से जो आई थिंक मोमेंटम मूव मिलेगा वहां पर पार्टिसिपेट कीजिए। फिलहाल खास करके जो ओवरऑल मार्केट सेटअप को देखकर यही लग रहा है कि इट इज स्टिल अर्ली, मे बी 1 वीक और शायद आपको नेक्स्ट वीक से इन स्टॉक्स और सेक्टर्स में मोमेंटम आता हुआ दिखे। आई थिंक तब तक आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए और जैसे ही निफ्टी 24,000 हिट होता है वहां पर आई थिंक नए मौके बनेंगे ट्रेडिंग करने के। बिल्कुल। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एज ऑलवेज आपसे बात करके अच्छा लगा, ये सब इंडेक्स और स्टॉक्स पर बात करने के लिए। चलिए अब इस शो को यहीं समेटेंगे और इस एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद श्रेया और वीरू लौटेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर।